नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती है उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित जीके की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज पहला प्रैक्टिस सेट है। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर आधार पर कैसे प्रैक्टिस सेट रहेंगे जी। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी एक वो संस्था है कि जो केंद्र लेवल के एग्ज़ाम कंटिन्यूटी चलाती रहती है। ऑल टाइम इसके पेपर चलते रहते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल और चाहे एसएससी जीडी हो। और भी जितने भी एग्ज़ाम एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं तो वो कंटिन्यूटी चलते रहते हैं। तो एसएससी का एक क्रेज रहता है, एक क्वेश्चन पूछने का आइडिया रहता है कि वो यदि 25 क्वेश्चन जीके के पूछे जा रहे हैं तो 25 में से 12 से 15 क्वेश्चन तो वो होंगे जो उसने पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे होंगे। उसके कुछ क्वेश्चन फिक्स रहते हैं और कुछ क्वेश्चन को वो 15 क्वेश्चन यदि उसके प्रीवियस ईयर से रहेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और 4 से 5 क्वेश्चन उसके जो नए तरीके से बनाएगी वो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बनाएगी कि वो किसी के बस की नहीं रहेगी जीके में करने की। कोई भी धुरंधर हो, कितना ही पढ़ने वाला हो, यदि एसएससी के 25/25 जीके कोई नहीं कर सकता, ये अच्छे से पता है। लेकिन 18-20 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है जिसने अच्छी करंट अफेयर्स पढ़ी हो और जिसने प्रीवियस ईयर को ढंग से पढ़ रखा हो। क्योंकि एसएससी का एक ट्रेंड रहता, यदि उसने देख रखा कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं और उनसे मुझे क्वेश्चन पूछना है तो 100% पूरी शिफ्टों में 1-1, 2-2% उनसे वो पूछेगी और पूछती आई है। चाहे जीडी 2021 वाली हो, चाहे जीडी 2022-23 वाली हो, और जीडी 2024 का पेपर होगा उसमें भी वो क्वेश्चन जरूर पूछेगी। कुछ क्वेश्चन उसके फिक्स रहते हैं, जो चुनिंदा प्रश्न है वो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, जो 10-15 क्वेश्चन कंटिन्यूटी पेपर में आते रहते हैं, चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो। तो इसी प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये जीके के प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। 20 से लेकर 30 क्वेश्चन मैं आपको कराया करूंगा वन लीनियर रूप में, एक लाइन में एक फॉर्मेट, नो ऑप्शंस, कोई ऑप्शंस वाली बात नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन, एक लाइन में एक क्वेश्चन लिखा गया, जिससे आपको क्या होगा कि आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। और यदि आप चाहो तो इसको वन लीनियर रूप में नोट करोगे तो जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी और याद करने में अच्छा भी लगेगा। क्योंकि जब बहुत किताब सी नहीं लिखेगी, बहुत भाषा सी नहीं लिखेगी, सीधा एक लाइन एक पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और आपको याद भी होगा। वो क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा कंटिन्यूटी पूछे जाते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, कुछ भी हो, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे के पूरे मेरे पास एसएससी जीडी के टोटल एनालिसिस करा रखा है। जितने भी एसएससी पेपर कराती है हर शिफ्ट का मैं एनालिसिस करता हूँ। तो टोटल मेरे पास टोटल प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है चाहे इकोनॉमिक्स से कहीं से भी हो वो मैं आपको पूरे कवर कराने वाला हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से ये क्लासें चलने वाली हैं और एक भी दिन आपकी क्लास मिस नहीं होगी। और आप लोग कहोगे, आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, अभी मैंने 20 से लेकर 30 क्वेश्चन के बीच में रखी है शुरुआत करके, शुरुआत 20-30 क्वेश्चन की रखी है। वो आप लोग कहोगे कि हाँ क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाए, हमको समझ में आ रहा है, कंटेंट हमको पसंद आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन की संख्या 50-100 भी कर दूंगा एक बार में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, आप इसको 2 से 3 बार सुन सकते हो, एक पर 1.5 पर चलाकर 2 से 3 बार सुन सकते हो और आराम से वन लीनियर रूप में नोट भी कर सकते हो। तो चलिए, यही आपको पहले जानकारी देनी थी। अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, आप कंटेंट पर गौर रखिएगा और जो भी समझ में ना आए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और कमेंट कंटेंट में जरूर ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं एसएससी जीडी 2024, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। पूरे क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। चलिए बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, पहला प्रश्न है, अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अकबर ने जरीन कलम की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो मोहम्मद हुसैन अल कातिब को सम्मानित किया था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एसएससी जीडी 2021 में पहली ही शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है,
ये क्वेश्चन आप खुद जाकर देख सकते हो। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। पूछेगा कि बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दी थी। किसको दी थी, तो अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दी थी। अकबर ने कंठाभरण की उपाधि किसको दी थी, तो ध्यान रखना अकबर ने कंठाभरण की उपाधि तानसेन को दी थी। किसको दी थी, तानसेन को। किसकी उपाधि, तो कंठाभरण की उपाधि। आप बिल्कुल इसी तरीके से स्टार वगैरह स्टार करके नोट कर सकते हो, तो जिससे आपको पढ़ने में बहुत अच्छे तरीके से फील होगा और आपका कंटेंट भी बहुत मस्त रहेगा, तो याद भी आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा। जो लोग कहते हैं कि हमको जीके याद नहीं होती, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको कम समय में अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर 100%। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपसे पूछेंगे चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये विजयालय था। ये भी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, आप जाकर देख सकते हो। ये पूरे क्वेश्चन एसएससी द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं और पूछते रहते हैं कंटिन्यूटी। तो ये वही प्रश्न है, मतलब चुने हुए प्रश्न है ये पूरे। आगे बात करें, रजिया पहली महिला शासका थी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थे। यदि तुमसे पूछ ले कि भारत की पहली महिला शासका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासका कौन थी, रजिया सुल्तान थी और इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पांचवी महिला शासका थी। पूछे आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली कौन से नंबर की महिला शासका थी, तो 5वें नंबर की थी। और किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे बात करें, रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी, तो रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई थी। किससे हुई थी, तो रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई थी। ये बात भी याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त प्रथम के पास महाराज धीराज की उपाधि थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। पूछेगा आपसे कि महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम के पास थी। भारत का नेपोलियन व कविराज किसको कहा जाता, तो भारत का नेपोलियन या फिर कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन व कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऐसे ही आप इनको नोट कर सकते हो और 2 से 3 बार इनको पढ़ लो। बस 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी और नोट करके 2 से 3 बार जल्दी जल्दी पढ़ लो, तो आपको ये पूरे प्रश्न रट जाएंगे और डेली रूटीन में रहेंगे। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है किस हर एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं एसएससी कोई से भी एग्जाम दे लेना, ये हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसी तरीके से मैं आपको चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी, चाहे हिस्ट्री, कुछ भी हो, चाहे स्ट्रेटेजी के सबके क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। आगे बात करें, कालिदास और धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे, तो कालिदास और धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आपने देखे होंगे कि दरबार में रहने वाले प्रश्न अधिकतर पेपरों में पूछे जाते हैं। तो कालिदास और धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ध्यान रखना। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। आगे बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मैं आपको एक शायरी के रूप में सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु कहाँ पर हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो मैं आपको एक शायरी के रूप में सुनाने चाहता हूँ जो आपको सभी याद हो जाएगा कि गौतम जन्मे लुम्बिनी, क्या, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में शिक्षा दी, कुशीनगर में प्राण। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान,
और सारनाथ में शिक्षा दई, मतलब इन्होंने पहले उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और कुशीनगर में प्राण, तो इनकी कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। दोबारा सुनिएगा, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में शिक्षा दी, कुशीनगर में प्राण। तो आपको जन्म, पहला उपदेश कहाँ पर दिया, मृत्यु कहाँ पर हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, सब याद रहेगा, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आगे बात करें, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे क्या कहा गया, संबोधि कहा गया। गृह त्यागने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया और गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। क्या कहा गया, संबोधि कहा गया। आगे बात करें, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, तो धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये चारों पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आगे बात करें, गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। एक बार और सुनिए, पूछे गृह त्यागने की प्रक्रिया को तो महाभिनिष्क्रमण, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को तो संबोधि, और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को तो धम्म चक्र परिवर्तन, और गौतम बुद्ध की मृत्यु को तो महापरिनिर्वाण। ध्यान रखना, चारों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करें, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, पहली बात तो ये याद रखना कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। किसने बनवाया था, तो चोल वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था, चोल वंश ने बनवाया था। अभी दिल्ली पुलिस ने 24 तारीख को पूछा गया प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर किस वंश ने बनवाया था, तो चोल वंश ने बनवाया था। और ये एसएससी जीडी 2021 द्वारा भी पूछा गया प्रश्न है। तो तभी मैं आपसे कह रहा कि प्रश्न फिक्स है, क्वेश्चन की संख्या फिक्स है जो एसएससी पूछती है। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है, चोल वंश ने बनवाया था। और चोल वंश ने भी किसने, तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। ध्यान रखना, किसने, राजराज प्रथम ने। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। ध्यान रखना। और हम्पी किसकी राजधानी थी, तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी किसकी राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखना, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। और पूछ ले तुमसे कि मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है, तो मदुरई बैगई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, मदुरई बैगई नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में है। कहाँ पर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ पर है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछे कि पुरी मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। पुरी मंदिर भी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है और लिंगराज मंदिर भी भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये आज की क्लास थी। ये आपको 20 से 22 क्वेश्चन थे। आप अब बताइए कि कंटेंट कैसा लगा। प्रश्नों की संख्या है आप मैं और भी बढ़ा दूंगा, आप लोग कहोगे, लेकिन आप कंटेंट पर एक बार जरूर गौर करिएगा। और इस वीडियो को अपने जो भी दोस्त जो कहते हैं कि हमको जीके याद नहीं होती, जिनको जीके बोझ लगती, उन तक जरूर शेयर करें कि कम कंटेंट के साथ आप ज़्यादा कर सकते पेपर में। क्योंकि एक नई टेक्निक के साथ पढ़ाया जा रहा कि प्रीवियस ईयर देख के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। क्योंकि ये पूरे प्रश्न 2021 जीडी में पूछे गए, फिर मैंने 2022-23 जीडी में पूछे देखे, और अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा, उसमें भी यहीं से प्रश्न बने जा रहे हैं। और आप खुद जाकर देख सकते। ये कोई मैं मतलब फर्जी जानकारी नहीं दे रहा, समझ रहे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी दोस्त आपके एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।